Okay, so p block element, group number 17, they are together called as halogen. Halogens means they are salt forming. Normally जो salt है उसके अंदर ये halogen के आपको आयन देखने मिलेंगे. Okay, that's why they are called as halogens. कौन कौन से एलिमेंट है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्थेटीन. These are the major elements of the group number 17. Okay, and this element shows the quite similar property. ये सारे एलिमेंट जो है उनकी प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा सिमिलर है, कोई इतना डिफरेंस नहीं है ज़्यादा, राइट. ऑकरेंस की बात करते हैं बच्चों तो फ्लोरीन. फ्लोरीन आपको बेसिकली इनसॉल्युबल फ्लोराइड सॉल्ट के अंदर देखने मिलेगा, जैसे कि फ्लोरस्पार it is CaF2, cryolite Na3AlF6, fluorapatite Ca3PO4 twice into CaF2. These are the minerals of the fluorine, and it is also obtained in a small quantity in the river water, plant, soil, bones and teeth. ओके, देन क्लोरीन. तो क्लोरीन जो है बच्चों उसका सबसे बड़ा सोर्स है सी वाटर. सी वाटर के अंदर आपको क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स, आयोडाइड्स की बहुत सारे सॉल्ट देखने मिलेंगे विद सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड पोटेशियम. बट सबसे ज़्यादा कौन होगा वहाँ पे NaCl होगा. इन मैक्सिमम क्वांटिटी इट इज ऑलमोस्ट 2.5% ऑफ द टोटल मास ऑफ सी वाटर. NaCl is 2.5% of the total mass of the sea water, right? Then dried up seas, जब समुद्र सूख जाएगा पूरा तो जो सॉल्ट है उसका डिपॉजिट वहीं का वहीं बन जाएगा. तो वो जो ड्राइड अप सीज है, राइट, उसके जो डिपॉजिट बनेंगे उसके अंदर कौन कौन से सॉल्ट होंगे? मेनली यू विल फाइंड NaCl and the carnallite, that is KCl into MgCl2 into 6H2O. So these are the major source of the chlorine. Then iodine. Iodine, it obtained in a certain form of the marine life. It is also present in the various seaweeds. Okay, it is present as 0.5% of iodine in the sea water, and in chili saltpeter, that is NaNO3. chili saltpeter के अंदर भी 0.2% क्या होता है? सोडियम आयोडेट होता है. क्या होता है? chili saltpeter के अंदर 0.2% जितना सोडियम आयोडेट होता है NaIO3. ओके, चलिए इसके बाद बात करेंगे उसकी जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज, एंड देन वी विल सी द ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी. Okay, so let's talk about the trends in some properties of the group number 17 element. सबसे पहला electronic configuration. So they have electronic configuration NS2NP5. They have the electronic configuration NS2NP5, that is very next to the noble gas configuration, right? चलिए, atomic and ionic size. So we know that कि group number 17 जो है ना वो periodic table में सबसे लास्ट में होता है, मतलब लास्ट सेकंड कह लो. ये 18 नंबर ग्रुप, यहाँ होता है 17 नंबर ग्रुप. एंड वी नो दैट किसी भी पीरियड में आप आगे बढ़ोगे धीरे धीरे साइज क्या होता है? रिड्यूस होता है. सो वी कैन से ग्रुप नंबर 17 जो है उसका साइज पूरे पीरियड में सबसे छोटा होगा, राइट? बिकॉज ग्रुप 17 सबसे लास्ट है, धीरे धीरे आगे जाने पे साइज जो है वो रिड्यूस होता जाएगा. सो वी कैन से दे आर द स्मॉलेस्ट इन द पीरियड. वाई? क्यों पीरियड में सबसे छोटे हैं? बिकॉज हेलोजन के सेंटर में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा. जैसे कैसे पीरियड में आगे बढ़ोगे प्रोटॉन बढ़ते जाएंगे, राइट? सो बिकॉज ऑफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ द चार्ज इन सेंटर, right, the electron will experience maximum attraction, so they have minimum size. Very simple, right? So they have maximum effective nuclear charge. Third point, the atomic radius of the fluorine is very small. फ्लोरीन जो है ना बच्चों उसका एटॉमिक रेडियस बहुत ही ज़्यादा छोटा है. और रेडियस आप जैसे ही ग्रुप में नीचे उतरोगे तो नए नए शेल आते जाएंगे तो रेडियस जो है वो इंक्रीज होगा. दैट इज नॉर्मल ट्रेंड, राइट? सो दिस रेडियस इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप. दैट इज क्वाइट नॉर्मल ट्रेंड जो हर एक ग्रुप में होता है. चलिए, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, दैट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन. ओके, तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे बच्चों अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, राइट, तो हेलोजन जो है उनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन निकालने की है ही नहीं. हेलोजन को तो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना है स्टेबल होने के लिए, तो हेलोजन में से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है. दैट मीन्स दे हैव वेरी हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी. They have very high ionization enthalpy, so they have less tendency to lose the electron, and that's why they have very high ionization enthalpy. And if you move down the group, वापस साइज बढ़ेगा, नीचे जाने से साइज बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन सेंटर से दूर है, उसको निकालना आसान है, राइट? तो नॉर्मली मूविंग डाउन द ग्रुप द आयोनाइजेशन एंथैल्पी का क्या होगा बच्चों? आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो इंक्रीज होगा इफ यू मूव डाउन द ग्रुप. सो इन मूविंग डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एंथैल्पी विल डिक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन रेडियस. थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट इनफैक्ट, ओके, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब क्या है बच्चों? ये सब 11th में आपने सीखा था. जब एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होता है तो कितना एनर्जी रिलीज होता है. सो हेलोजन तो जो है बच्चों वो रेडीली एक्सेप्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि एक तो छोटी साइज है और एक इलेक्ट्रॉन उनको चाहिए भी स्टेबल होने के लिए. तो हेलोजन जो है वो बहुत ही इजीली इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे, एंड द इलेक्ट्रॉन हैज टू रिलीज द लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, राइट? सो दिस ग्रुप नंबर 17 हैव हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. हाई मतलब ज़्यादा एनर्जी,
नेगेटिव मतलब रिलीज होगी एक्सोथर्मिक, राइट? ओके, व्हाई? एज दे हैव ओनली वन इलेक्ट्रॉन लेस इन आउटर मोस्ट शेल एंड दे आर वेरी स्मॉल इन साइज, सो दे विल रेडिली एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। कौन? हैलोजन, राइट? चलिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आप नीचे जाओगे तो नॉर्मल ट्रेंड ऐसा कहता है कि जैसा जैसे आप नीचे जाएंगे साइज बड़ी होती जाएगी, इलेक्ट्रॉन जो भी आएगा वो सेंटर से दूर होगा, उसको इतना अट्रैक्शन नहीं लगेगा, मतलब ज़्यादा एनर्जी रिलीज नहीं होगा। तो नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी शुड डिक्रीज, ऐसा ही कुछ लिखा है मैंने, डिक्रीज ही किया है। बट फ्लोरीन क्लोरीन देयर इज एबनॉर्मल ट्रेंड, जैसा सेम एबनॉर्मल ट्रेंड ऑक्सीजन एंड सल्फर में था वैसा ही सेम फ्लोरीन क्लोरीन में भी आएगा। फ्लोरीन का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है 2s to 2p5 में है। अब छोटे साइज का सेकंड ऑर्बिट है, उसमें ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन है, अगर 8वां इलेक्ट्रॉन भी आ गया तो वहाँ पे अंदर अंदर मारामारी हो जाएगी, मतलब देयर विल बी इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इन द सेकंड ऑर्बिट एंड बिकॉज ऑफ दैट इतना स्टेबिलिटी नहीं मिल पाएगा जितना मिलना चाहिए, एंड बिकॉज ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन भी इतना ज़्यादा एनर्जी रिलीज नहीं करेगा। बट व्हाट अबाउट क्लोरीन? क्लोरीन हैज द आउटर इलेक्ट्रॉन इन 3s to 3p5, थर्ड ऑर्बिट है, भले 7 इलेक्ट्रॉन है, थर्ड ऑर्बिट का साइज बड़ा है, बड़ा सा घर है, एक और इलेक्ट्रॉन आएगा प्यार से अंदर रह पाएगा, मतलब ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा वो कॉन्फ़िगरेशन, एनर्जी इजीली रिलीज हो जाएगी। तो सबसे ज़्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी है भाई? क्लोरीन की है, याद रखना, मैक्सिमम नेगेटिव डेल्टा HEG किसका है भाई? मैक्सिमम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो किसके लिए है? दैट इज फॉर द क्लोरीन। ओके, लास्ट प्रॉपर्टी देखेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब एबिलिटी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द बॉन्ड, राइट? तो हैलोजन की साइज छोटी है, दे आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, बहुत ही इजीली वो शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे। ओके, और जैसे जैसे आप ग्रुप में नीचे जाओगे साइज बड़ी होने की वजह से इलेक्ट्रॉन इतने इजीली अट्रैक्ट नहीं हो पाएंगे। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैलोजन का वैसे बहुत ज़्यादा है, बट जैसे आप ग्रुप में नीचे जाओगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज गोइंग टू रिड्यूस। और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है पूरे पीरियोडिक टेबल में? फ्लोरीन। फ्लोरीन इज द मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिव इन एंटायर पीरियोडिक टेबल। ओके, okay, now let's see the physical properties of the elements of the group number 17. Okay, so this group number 17 element shows the very smooth variation in the properties, right? मतलब प्रॉपर्टी इतना abnormally वेरी नहीं होगा, बहुत ही स्मूथ वेरिएशन होने वाला है प्रॉपर्टी में। सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल स्टेट का, राइट? तो फ्लोरीन एंड क्लोरीन दे आर गैसेस, ब्रोमीन is the liquid, remember this, bromine is the only non-metal which exists in a liquid. Bromine is the only non-metal which exists in a liquid form, right? Bromine is the only non-metal that exists in a liquid form at room temperature, while the iodine is a solid, right? Fluorine, chlorine are the gases, bromine is liquid and iodine is solid. ओके, नाउ मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, नॉर्मल ट्रेंड क्या है बच्चों? जैसे जैसे एटॉमिक मास बढ़ता है वैसे वैसे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रांग होते हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। यहाँ भी वही हो रहा है कि मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट स्टेडीली इंक्रीज विथ एटॉमिक मास। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज स्टेडीली विथ एटॉमिक मास। नेक्स्ट, ऑल द हैलोजन आर कलर्ड, जितने भी हैलोजन है उसका कुछ ना कुछ पर्टिकुलर कलर है। रीज़न क्या है? सो हैलोजन क्या करेंगे बच्चों? हैलोजन जो है वो लाइट में से, लाइट के विजिबल रीजन में से कुछ ना कुछ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेंगे, राइट? और उसके सबसे बाहर का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो एक्साइट होकर हाई एनर्जी लेवल में जाएगा, and because of this kind of the excitation they will show some particular color, right? Let's see, halogens are colored. How? Because they absorb the radiation of the particular frequency from the visible region and outer electron get excited to the higher energy level, right? Outer electron get excited to the high energy level. Okay, चलिए, तो इसका रीज़न आपको सिंपल सा पता होना चाहिए बच्चों, आपने ये ऑलरेडी किया हुआ है 11th स्टैंडर्ड में। एक इस तरह से पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। अगर कोई भी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ एब्जॉर्ब हुआ तो कलर दिखेगा आपको कुछ ना कुछ, राइट? तो जो फ्लोरीन है दैट इज येलो इन कलर, क्लोरीन इज अ ग्रीनिश येलो। फ्लोरीन कैसा है बच्चों? येलो है। क्लोरीन कैसा है? क्लोरीन जो है वो ग्रीनिश येलो कलर का गैस है। ब्रोमीन जो है वो रेड कलर का लिक्विड है एंड आयोडीन इज अ वायलेट कलर सॉलिड, राइट? फ्लोरीन इज येलो कलर गैस, क्लोरीन इज ग्रीनिश येलो कलर गैस, ब्रोमीन इज रेड इन कलर वाइल आयोडीन इज अ वायलेट सॉलिड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हाउ दे विल रिएक्ट विद द वाटर और हाउ व्हाट अबाउट द सॉल्युबिलिटी? तो फ्लोरीन एंड क्लोरीन जो है ना बच्चों वो पानी में डिजोल्व नहीं होंगे, बट वो पानी के साथ केमिकल रिएक्शन करेंगे और वो वाटर को ऑक्सीडाइज करके ऑक्सीजन को बाहर निकाल देंगे।
राइट। फ्लोरीन एंड क्लोरीन आर वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इतने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि जब ये पानी के साथ रिएक्ट करेंगे ना तो पानी को भी ऑक्सीडाइज करके ऑक्सीजन गैस को बाहर निकाल लेंगे, राइट। सो फ्लोरीन एंड क्लोरीन रिएक्ट विथ वाटर। रिएक्ट का मतलब क्या है बच्चों? ऑक्सीडाइज द वाटर। फ्लोरीन एंड क्लोरीन विल ऑक्सीडाइज द वाटर। चलिए, ब्रोमीन एंड आयोडीन ये पानी को ऑक्सीडाइज नहीं करेंगे, ये पानी के अंदर थोड़े बहुत क्वांटिटी में डिसॉल्व हो जाएंगे। सो ब्रोमीन एंड आयोडीन आर स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, बट दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स सच एज क्लोरोफॉर्म, CCl4, CS2, हाइड्रोकार्बन, एंड दे विल गिव यू द कलर्ड सॉल्यूशन। दे विल गिव यू कलर्ड सोल्यूशन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। लेट्स टॉक अबाउट द बॉन्ड डीएसोसिएशन एंथैल्पी। बिकॉज जितने भी हैलोजन है ना, दे ऑल आर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। ओके, जैसे कि फ्लोरीन है तो F2, क्लोरीन है तो Cl2, ब्रोमीन है तो Br2, आयोडीन है तो I2। ओके, मतलब दो एटम जुड़ के मॉलिक्यूल बना रहे हैं, राइट। तो अगर हमें दो एटम को अलग करना है तो बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, उसके लिए एनर्जी चाहिए, एंड दैट एनर्जी इज व्हाट? बॉन्ड डीएसोसिएशन एंथैल्पी। सो इफ यू सी द बॉन्ड डीएसोसिएशन एंथैल्पी, नॉर्मली क्या होता है बच्चों कि जब मॉलिक्यूल छोटी साइज का होता है ना तो दो एटम बहुत पास पास में होंगे और उसका जो बॉन्ड है वो स्ट्रांग होगा, राइट। तो नॉर्मल ट्रेंड ये कहता है कि फ्लोरीन का बॉन्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, मतलब फ्लोरीन का बॉन्ड डीएसोसिएशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होना चाहिए, ये नॉर्मल ट्रेंड कहता है। ओके, बट दिस ट्रेंड इज नॉट एग्जैक्टली राइट। अगर आप बॉन्ड डीएसोसिएशन एंथैल्पी देखोगे तो फ्लोरीन और क्लोरीन में एब्नॉर्मल ट्रेंड है। होना चाहिए फ्लोरीन का बॉन्ड डीएसोसिएशन एंथैल्पी ज़्यादा, बिकॉज फ्लोरीन छोटी साइज़ का है, बॉन्ड स्ट्रांग होना चाहिए, मतलब यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़नी चाहिए, बट ऐसा नहीं है, राइट। फ्लोरीन के कंपेयर में क्लोरीन का बॉन्ड डीएसोसिएशन एंथैल्पी ज़्यादा है। रीज़न ये है कि जो फ्लोरीन है ना बच्चों, उसकी साइज़ छोटी है और फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर है। दोनों फ्लोरीन के पास क्या है बच्चों? दोनों फ्लोरीन के पास जो है वो 3 लोन पेयर है इलेक्ट्रॉन का। ओके, एंड दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे आर गोइंग टू रिपेल ईच अदर। ये इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करेगा? एक दूसरे को रिपेल करेगा, और ये रिपेल करने की वजह से आपका जो बॉन्ड है वो इतना स्ट्रॉन्ग रहने वाला नहीं है, बिकॉज इज ऑलरेडी दे बोथ आर रिपेलिंग ईच अदर। तो बॉन्ड जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग रहने वाला नहीं है, इसीलिए फ्लोरीन का जो बॉन्ड डीएसोसिएशन एंथैल्पी है वो क्लोरीन से कैसा है बच्चों? कम है। ओके, इसका रीज़न क्या है? ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इन फ्लोरीन। व्हाट इज इट? ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इन फ्लोरीन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, कुछ क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है कि दो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ द क्लोरीन इज मोर नेगेटिव देन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन। आपको याद होगा बच्चों, फ्लोरीन और क्लोरीन में एब्नॉर्मल ट्रेंड था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में भी। फ्लोरीन के कंपेयर में क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसा था बच्चों? इट वाज मोर नेगेटिव। फ्लोरीन के कंपेयर में क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसा होता है? मोर नेगेटिव होता है। तो भी जब आप ऑक्सीडाइजिंग नेचर की बात करोगे ना तो फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सी, फ्लोरीन क्लोरीन बोथ आर ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर, मतलब वो दूसरे का ऑक्सीडेशन करेंगे, खुद का रिडक्शन करेंगे, मतलब खुद इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करेंगे, राइट। अब आपने जब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किया था ना, तब आपने ऐसा सीखा था कि फ्लोरीन के कंपेयर में क्लोरीन जो है ना वो ज़्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेता है और ज़्यादा एनर्जी रिलीज करता है। तो अगर क्लोरीन ज़्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है तो क्लोरीन शुड बी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बट ऐसा नहीं है, राइट। क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होता है ना तो ये बेसिकली 3-4 स्टेप का रिएक्शन है। कौन कौन से है वो स्टेप देखो। तो बेसिकली क्या होगा बच्चों, जो पहले हैलोजन है आपका गैसियस फॉर्म में, वो टूट के 2 एटम पहले तो अलग होंगे, राइट। तो यहाँ पे आ गया बच्चों डेल्टा H ऑफ बॉन्ड डीएसोसिएशन एंथैल्पी, जहाँ पे पहले हैलोजन का बॉन्ड टूट के आपको जो गैसियस फॉर्म में आयन मिलेगा। अब यहाँ से वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और नेगेटिव आयन बनाएगा। क्या बनाएगा बच्चों? नेगेटिव आयन बनाएगा गैसियस फॉर्म में। यहाँ पे कौन सा एनर्जी आया? डेल्टा H ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन। कौन सा एंथैल्पी आया यहाँ पे? डेल्टा H ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन। और जब ये ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होता है ना, दिस प्रोसेस बेसिकली टेक प्लेस इन एक्वियस मीडियम, राइट। तो फाइनली ये जो नेगेटिव आयन बना है ना वो एक्वियस बनेगा। जब एक्वियस बनेगा तो यहाँ पे एंथैल्पी होगा डेल्टा H ऑफ हाइड्रेशन। कौन सा एंथैल्पी होगा? डेल्टा H ऑफ हाइड्रेशन, राइट। तो बेसिकली जब ये ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइजिंग नेचर में होगा तो इतना रिएक्शन होगा। ओके, पहले बॉन्ड टूट के एक एटम अलग होगा, फिर वो एक एटम गैसियस फॉर्म में इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके गैसियस आयन बनाएगा, और फिर वो गैसियस आयन जो है ना वो जाएगा एक्वियस स्टेट के अंदर, राइट। नाउ द थिंग इज कि जो क्लोरीन है ना, क्लोरीन खाली एक ही स्टेप में डोमिनेट करता है। कहाँ पे? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में। क्लोरीन खाली एक ही स्टेप में डोमिनेट करता है, वो कहाँ पे? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा है, बट बाकी जो 2 स्टेप है ना बच्चों, जैसे कि बॉन्ड एंथैल्पी,
तो किसका बॉन्ड तोड़ना ज़्यादा ईजी है, फ्लोरीन के क्लोरीन? अभी हमने देखा फ्लोरीन का बॉन्ड तोड़ना ज़्यादा ईजी है, राइट मतलब फ्लोरीन का जो बॉन्ड एंथैल्पी है वो कम है, मतलब ये स्टेप जो है वो फ्लोरीन इजीली करेगा। दूसरी बात, जब आयन बन जाएगा ना उसके बाद ये जो हाइड्रेशन है ना, तो जितने छोटी साइज़ का आयन होता है ना उतना हाइड्रेशन बेटर होता है, जितना छोटी साइज़ का आयन होगा उतना हाइड्रेशन कैसा होता है, बेटर होता है, राइट। तो फ्लोरीन आयन ऑब्वियसली छोटी साइज़ का होगा तो उसका हाइड्रेशन एंथैल्पी कैसा है, ज़्यादा है, मतलब जब वो हाइड्रेट होगा तो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिड्यूस करेगा, राइट। तो जो 3 स्टेप ओवरऑल है ना उसमें से खाली एक ही स्टेप के अंदर क्लोरीन डोमिनेट करेगा। एक ही स्टेप में कौन डोमिनेट करेगा, क्लोरीन डोमिनेट करेगा। और बाकी जो दोनों स्टेप है ना बच्चों, इन बाकी दोनों स्टेप में कौन डोमिनेट करेगा, फ्लोरीन ही डोमिनेट करेगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसका रीज़न अगर आपको लिखना है ना आंसर में, ये तो मैंने पूरा प्रोसेस आपको समझा दिया, अगर आपको रीज़न लिखना है ना बच्चों आंसर में, तो आप 2 चीज़ें लिखने वाले हो। आप पहला लिखोगे लेस बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी, और दूसरा आप लिखोगे हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी, राइट। तो बिकॉज ऑफ दिस 2 रीजन ये जो ओवरऑल रिएक्शन है ना वो क्लोरीन के कंपेयर में फ्लोरीन ज़्यादा इजीली करेगा ओवरऑल रिएक्शन, एंड दैट इज वाई फ्लोरीन इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज कंपेयर टू द क्लोरीन। ओके, ठीक है, चलिए फाइन। नाउ लेट्स डिस्कस द केमिकल प्रॉपर्टी। सो एज सून एज यू टर्न टू द केमिकल प्रॉपर्टी, सबसे पहली चीज़ ये आती है ऑक्सीडेशन नंबर। हमें पता है जो हैलोजन है उसके सबसे बाहर का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो NH2NP5 है, और उनको स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, राइट। अगर उनको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए, मतलब उसका जो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना है, -1 है, बिकॉज दे विल एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन, राइट। बट जो क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन जो है ना, दे ऑल्सो एग्जिबिट +1, +3, +5 एंड +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। कैसे, राइट। तो इफ यू राइट द जस्टिफिकेशन फॉर द +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, ओके, तो नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है भाई, NH2NP5, और उसके बाद का जो d ऑर्बिटल है वो खाली होगा, राइट। सो आई कैन से देयर इज अ 1 लोन इलेक्ट्रॉन, देयर इज अ 1 सिंगल लोन इलेक्ट्रॉन। तो ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है या तो वो 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके -1 बन के ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, या तो फिर यहाँ से डोनेट हो जाएगा, राइट। तो आई कैन राइट हियर दिस 1 लोन इलेक्ट्रॉन can form -1 by accepting 1 electron or +1 oxidation state by donating that electron, right। now how will you justify the +3 oxidation state? तो +3 के लिए क्या होगा बच्चों, ये जो नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन है ना उसकी जगह ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो उठ के कहाँ चला जाएगा, अगले वाले d ऑर्बिटल में चला जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो आपका पेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन था, राइट, ये आपका नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन है, बट व्हाट विल हैपन, दिस विल एक्साइट टू द हायर एनर्जी लेवल, और यहाँ से जो 1 इलेक्ट्रॉन है ना वो उसके बाद वाले d ऑर्बिटल में चला जाएगा, एंड नाउ यू कैन सी देयर आर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, and because of the 3 unpaired electron, these all are lone electron, they can be donated and they will form the +3 oxidation state. सिमिलरली अगर और एक्साइटमेंट हुआ तो यहाँ से एक और इलेक्ट्रॉन उठ के, जो कपल वाला इलेक्ट्रॉन है वो उठ के कहाँ जाएगा, डी में चला जाएगा, राइट। तो यहाँ से एक और इलेक्ट्रॉन उठ के कहाँ गया भाई, डी के अंदर चला गया। सो नाउ आई कैन सी देयर आर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सो दिस विल शोज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +5, ओके। कंसिडर कि ये एस वाला इलेक्ट्रॉन भी एक्साइट होकर डी में चला गया, तो नाउ यू विल हैव द टोटल ऑफ 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सो नाउ देयर विल बी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +7। दिस इज हाउ यू कैन जस्टिफाई द वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ द हैलोजन। अब सवाल ये है कि इतने हाई ऑक्सीडेशन स्टेट कब देखने मिलेंगे, तो इतने हाई ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो तभी देखने मिलेंगे जब साथ में कोई बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव जुड़ा हो, जो इलेक्ट्रॉन को खींचने के बराबर काबिल हो, राइट। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कौन से हैं भाई, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। तो जब हैलोजन कंबाइन होगा ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन के साथ, जब हैलोजन कंबाइन होगा ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन के साथ, तभी आपको ये हाई ऑक्सीडेशन स्टेट देखने मिलेंगे, राइट। तो आई हैव रिटन हियर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर ओनली ऑब्जर्व्ड व्हेन द क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन दे विल कंबाइन विथ स्मॉल साइज एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन एटम, राइट। दैट इज बेसिकली सीन इन ऑक्सो एसिड्स कंपाउंड and the interhalogen compound that we will see in the later part of the chapter, right। चलिए, okay, fine, आगे बढ़ते हैं बच्चों। what about the fluorine? तो फ्लोरीन के पास कोई मल्टीपल चॉइस नहीं होता है, क्योंकि फ्लोरीन जो है ना वो सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। फ्लोरीन का आउटर मोस्ट कन्फिगरेशन होता है 2s2 2p5, और सेकंड के अंदर 2d होता ही नहीं है,
सेकंड ऑर्बिट के अंदर 2d तो होता ही नहीं है, मतलब ये d ऑर्बिटल जो है वो फ्लोरीन के पास है ही नहीं। इनके पास तो ये खाली पड़ा हुआ d ऑर्बिटल है जो वो यूज़ कर रहे हैं और हाई स्टेट में जा रहे हैं। बट फ्लोरीन क्योंकि सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, फ्लोरीन के पास ये d ऑर्बिटल ही नहीं है, राइट। और दूसरी बात क्या, फ्लोरीन जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वो है ही नहीं, मतलब फ्लोरीन को ऑलवेज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट ही करना है। एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन फ्लोरीन ओनली शोज -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। फ्लोरीन के पास और कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, फ्लोरीन ओनली शोज -1 ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ द d ऑर्बिटल एंड मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर। ओके, नाउ ऑल द हैलोजेंस आर हाईली रिएक्टिव। जितने भी हैलोजन है बच्चों वो सारे हाईली रिएक्टिव बिकॉज दे ऑल हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन, राइट। सो ऑल द हैलोजेंस आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव और वी कैन से हाईली रिएक्टिव। दे विल कंबाइन विद द मेटल एज वेल एज नॉन मेटल एंड दे विल फॉर्म द हैलाइड, जैसे कि सोडियम हैलाइड, सल्फर हैलाइड, बहुत सारे आपको हैलाइड देखने मिलेंगे, राइट। चलिए, नाउ द नेक्स्ट इज ऑक्सीडाइजिंग नेचर। तो हैलोजन जो है बच्चों दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे का ऑक्सीडेशन करेगा, खुद का रिडक्शन करेगा, मतलब खुद इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। एंड वी नो दैट हैलोजन हैज अ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। हैलोजन तो चाहते ही है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया जाए, ओके। सो बिकॉज ऑफ द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, हैलोजन्स आर द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एंड इफ यू सी द रेंज ऑफ देयर और यू कैन सी द ऑर्डर ऑफ देयर ऑक्सीडाइजिंग नेचर, देन फ्लोरीन इज द मैक्सिमम ऑक्सीडाइजिंग, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। तो फ्लोरीन जो है ना बच्चों, इट कैन ऑक्सीडाइज क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। क्लोरीन कैन ऑक्सीडाइज ब्रोमीन एंड आयोडीन while bromine can oxidize only iodine. See the reaction. Fluorine gas when react with chloride, bromide और iodide, ये कौन सा है बच्चों, X कौन कौन सा है? अगर यहाँ पे फ्लोरीन है तो X कौन कौन सा हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, राइट। दैट मीन्स फ्लोरीन अगर हैलाइड के साथ रिएक्ट करेगा ना तो फ्लोरीन इसको ऑक्सीडाइज करके गैस बना देगा X2 और खुद रिड्यूस होकर बन जाएगा नेगेटिव आयन। फ्लोरीन ने क्या किया, खुद इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, बिकॉज उसका तो नेचर एक्सेप्ट करने का। तो फ्लोरीन इसके पास से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके खुद नेगेटिव बन जाएगा और ये बन जाएगा फ्री गैस। सिमिलरली अगर क्लोरीन है तो क्लोरीन किसको ऑक्सीडाइज कर सकता है, क्लोरीन कैन ऑक्सीडाइज ब्रोमीन एंड आयोडीन। क्लोरीन कैन ऑक्सीडाइज ब्रोमीन एंड आयोडीन, राइट। तो क्लोरीन जब ब्रोमाइड और आयोडाइड से रिएक्ट करेगा तो उसके पास से इलेक्ट्रॉन लेके खुद क्लोराइड बनेगा और इनका गैस बना देगा। एंड ब्रोमीन कैन ऑक्सीडाइज ओनली आयोडाइड्स, राइट। तो ब्रोमीन व्हेन रिएक्ट विद आयोडाइड, आयोडीन के पास से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, खुद बनेगा Br- एंड फॉर्म्स द I2। ओके, क्लियर इतना आपको? ओके, लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट पार्ट। तो वी हैव सीन दैट कि जितने भी हैलोजन है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दूसरे का ऑक्सीडेशन करेंगे, खुद का रिडक्शन करेंगे। जब खुद रिडक्शन करेंगे तो कितने स्टेप में होगा वो प्रोसेस, वो देखिए। तो हैलोजन जो डायटोमिक के फॉर्म में है, पहले वो बॉन्ड टूटेगा, राइट। यहाँ पे होगा एंथैल्पी ऑफ डीएसोसिएशन जो 2 मॉलिक्यूल 2 एटम के लिए होता है, बट हमें खाली एक ही एटम चाहिए तो हाफ लगा है आगे, राइट। तो यहाँ से जो X2 है वो टूट के एक X एटम अलग होगा। अब ये एटम यहाँ से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और नेगेटिव आयन बनाएगा गैसियस फॉर्म में, यहाँ पे आएगा ΔHEG, राइट। एंड एट द एंड ये जो नेगेटिव आयन गैसियस फॉर्म में है वो यहाँ से एक्वियस फॉर्म में जाएगा बाय कंबाइनिंग विद द वाटर मॉलिक्यूल, और वहाँ पे जो एंथैल्पी चेंज है वो है एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। तो ओवरऑल जो इसका एंथैल्पी है, ओवरऑल एंथैल्पी जो है उसको क्या करना है, आपको सबको प्लस करना है। तो जैसे हमने आगे एग्जाम्पल में देखा उसी तरह से आपको याद रखना है इसको, ठीक है। चलिए आगे देखना है बच्चों, रिएक्शन विद वाटर, वेरी इंपॉर्टेंट आई विल से, रिएक्शन विद द वाटर, राइट। चलिए तो अब इतना ध्यान रखिए बच्चों, फ्लोरीन जो है ना वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो इवन वाटर को भी ऑक्सीडाइज करके ऑक्सीजन गैस बाहर निकाल देगा, राइट। तो देखिए बच्चों, फ्लोरीन क्या करेगा, फ्लोरीन जो है वो वाटर को भी ऑक्सीडाइज कर देगा। एंड इट विल, फ्लोरीन व्हेन रिएक्ट विद वाटर, व्हाट विल हैपन, फ्लोरीन विल कंबाइन विद हाइड्रोजन, विल गिव यू HF एंड दिस ऑक्सीजन गैस विल बी सेपरेटेड। क्या होगा, ऑक्सीजन गैस सेपरेट हो जाएगा। दिस HF यू कैन राइट एज 4H+ एंड 4F-। मीन्स जो फ्लोरीन है उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, खुद नेगेटिव आयन बन गया और ऑक्सीजन को पास से इलेक्ट्रॉन ले लिए गया, तो ऑक्सीजन जो है वो फ्री गैस के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, राइट। तो फ्लोरीन जो है बच्चों वो क्या कर सकता है, वाटर को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है। आगे बढ़ते हैं, चले नेक्स्ट देखते हैं। क्लोरीन एंड ब्रोमीन ये कैसे रिएक्शन करेंगे पानी के साथ, तो क्लोरीन एंड ब्रोमीन जब पानी के साथ रिएक्शन करेंगे तो दे विल फॉर्म द मिक्सचर ऑफ 2 एसिड्स दैट इज कॉल्ड एज हाइपोहेलस एसिड एंड हाइड्रोहेलिक एसिड। 2 एसिड बनेंगे बच्चों, हाइड्रोहेलिक एसिड, हाइड्रोहेलिक इज HX और दूसरा बनेगा हाइपोहेलस दैट इज HOX। ये सब हम आगे जाके देखने वाला है एसिड वाला टॉपिक में, राइट। ओके, तो व्हेन दिस 2 विल रिएक्ट विद वाटर, जैसे कि X2 कैन बी क्लोरीन एंड ब्रोमीन, दिस कैन बी Cl2 और Br2। क्लोरीन और ब्रोमीन जब रिएक्ट करेंगे वाटर के साथ
क्लोरीन एंड ब्रोमीन जब वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे क्या होगा? देखो बच्चों, मैं आपको सिंपल सा बता देता हूँ व्हाट इज गोइंग टू हैपन। एक बनेगा आपका H+, एक बनेगा OH-, राइट। तो ये जो X2 है, यू कैन राइट दिस एज X- एंड X+, जस्ट फॉर द एग्जाम्पल। तो दिस X- विल कंबाइन विथ H, विल गिव यू HX, and this X+ will combine with OH- will give you HOX. Okay, so this is how when the bromine and chlorine will react with water, bromine chlorine जब water से react करेंगे, you will get the mixture of the halic acid plus hypohalous acid. halic acid plus hypohalous acid आपको मिलेगा, याद रखिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों पॉइंट, राइट। चलिए, व्हाट अबाउट आयोडीन? तो आयोडीन जो है ना बच्चों, वो पानी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। आयोडीन को जब पानी में डालोगे तो कोई केमिकल रिएक्शन अपने आप होने वाला नहीं है, इट इज़ अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। इवन जो पानी है ना, या जो ऑक्सीजन है ना, वो क्या कर सकता है? आयोडाइड को ऑक्सीडाइज कर सकता है। उल्टा प्रोसेस। यहाँ पे क्या हुआ था? फ्लोरीन ने वाटर को ऑक्सीडाइज किया, बट आयोडीन में उल्टा होगा। आयोडीन जो है बच्चों, आयोडाइड जो है ना, आयोडाइड कैन बी ऑक्सीडाइज बाय द ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। जैसे कि देखो, ये आयोडाइड आयन है आपका I-, एसिडिक मीडियम है H+, ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करेगा तो ऑक्सीजन क्या करेगा? इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, I- को ऑक्सीडाइज करके I2 बनाएगा, एंड खुद रिड्यूस होकर क्या बन जाएगा? वाटर बन जाएगा H2। मतलब जो रिएक्शन फ्लोरीन के लिए इस तरफ हो रहा है ना, वही रिएक्शन आयोडीन के लिए उल्टा होगा, राइट। आयोडीन के लिए रिएक्शन कैसा होगा? उल्टा होगा। यू कैन चेक इट आउट। HI, दिस बोथ विल कंबाइन टू गिव यू HI plus O2 विल गिव यू I2 plus H2O, राइट। तो फ्लोरीन के लिए मैं यहाँ पे भी एक नोट लिख दूंगा बच्चों, आयोडीन गिव्स रिवर्स रिएक्शन, ताकि आपको याद रहे। आयोडीन जो है वो इसका रिवर्स रिएक्शन देने वाला है, ठीक है। चलिए, एनोमलस प्रॉपर्टी की बात करते हैं। हमें पता है पीरियोडिक टेबल में जो पहले पीरियड के, जो दूसरे पीरियड के जो एलिमेंट है वो बाकी एलिमेंट से ऑलवेज अलग होते हैं। हम अभी तक बहुत सारे एनोमलस बिहेवियर देख के आए हैं। एक आखिरी देखना है हमें फ्लोरीन का। सो फ्लोरीन के अंदर बच्चों आयोनाइजेशन एंथैल्पी, electronegativity, deassociation enthalpy, electrode potential, these all are high as compared to the other halogens, right? बाकी हेलोजन का जो ट्रेंड है, बाकी हेलोजन का जो वेरिएशन है, उसके कंपेयर में जो फ्लोरीन है, उस फ्लोरीन के लिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डीएसोसिएशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये सारे वैल्यू कैसा है? कंपैरेटिवली हाई है। On the other hand, melting point, boiling point, ionic and covalent radius, electron gain enthalpy, these all things are low for the fluorine as expected from the other elements. Right? Reason क्या है बच्चों? Reason same है, small size, highest electronegativity, low fluorine bond enthalpy. As we know, fluorine bond में repulsion होगा, easily टूट जाएगा. And the last one is the non availability of d orbital. Fluorine के पास d orbital नहीं होता है, तो fluorine अपना maximum covalency 4 तक कर सकता है। बाकी एलिमेंट जो है वो 6 तक जा सकते हैं, फ्लोरीन नहीं जा सकता, राइट, बिकॉज उसके पास डी ऑर्बिटल नहीं है, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रिएक्टिविटीज टूवर्ड्स द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। चलिए, हाइड्रोजन के लिए रिएक्टिविटी की बात करते हैं तो जितने भी हैलोजन है वो सारे के सारे हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे एंड दे विल फॉर्म हाइड्रोजन हैलाइड। व्हाट दे विल फॉर्म? दे विल फॉर्म हाइड्रोजन हैलाइड HX, ओके। बट सारे हेलोजन का हाइड्रोजन के लिए जो एफिनिटी है वो अलग अलग है। सबसे ज़्यादा एफिनिटी जो है वो फ्लोरीन को है, तो फ्लोरीन जो है वो सबसे ज़्यादा एफिनिटी है हाइड्रोजन के लिए, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन, ओके। नाउ दिस हाइड्रोजन हैलाइड विल डिजॉल्व इन वाटर, दे विल फॉर्म द हाइड्रोहेलिक एसिड, राइट। जब ये हाइड्रोजन हैलाइड डिजॉल्व होंगे पानी में तो वो क्या बनाएंगे? वो बनाएंगे हाइड्रोहेलिक एसिड, ओके। दे विल फॉर्म द हाइड्रोहेलिक एसिड व्हेन दे विल डिजॉल्व इन द वाटर। जब पानी में डिजॉल्व होंगे ना तो क्या बनाएंगे बच्चों? वो बनाएंगे हाइड्रोहेलिक एसिड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये जो एसिडिक स्ट्रेंथ है उसमें सबसे कम एसिडिक है HF, और उसका जो pKa वैल्यू है ना वो पॉजिटिव है। इतना ध्यान रखना बच्चों, HF का जो pKa वैल्यू है वो पॉजिटिव है। आपको इतना पता होगा कि एसिडिक स्ट्रेंथ डिपेंड करता है Ka के ऊपर। Ka जितना ज़्यादा उतना एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा, एंड Ka एंड pKa इन्वर्स है। pKa जितना ज़्यादा होगा उतना एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, राइट। सो इफ यू कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ तो सबसे कम एसिडिक है HF, देन HCl, देन HBr एंड देन HI। रीजन भी बहुत सिंपल है बच्चों, HF के अंदर बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा, इसके लिए HF बहुत इजीली H+ डोनेट नहीं करेगा। HI में साइज बड़ा है, H+ इजीली डोनेट हो जाएगा, दैट्स वाई HI इज अ मैक्सिमम एसिडिक। अगर आप थर्मोडाइनमिक स्टेबिलिटी देखोगे तो वो भी हो चुका है कि HF का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, इट इज मैक्सिमम स्टेबल। आगे जाओगे बॉन्ड वीक होता जाएगा, HI इज द मिनिमम स्टेबल, ठीक है। चलिए बच्चों, अब बात करेंगे अबाउट द ऑक्सीजन और रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द ऑक्सीजन, राइट। तो जो हैलोजन है बच्चों वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बहुत अलग अलग टाइप के ऑक्साइड बनाएंगे, बट मोस्ट ऑफ द ऑक्साइड्स है वो कैसे है? अनस्टेबल है। मोस्ट ऑफ द ऑक्साइड्स आर अनस्टेबल। चलिए बात करेंगे ऑक्साइड्स ऑफ फ्लोरीन।
तो फ्लोरीन जो है वो मेनली दो टाइप के ऑक्साइड बनाएगा, एक्चुअली ऑक्साइड नहीं है, दे आर कॉल्ड एज फ्लोराइड्स। लेट्स सी, फ्लोरीन जो है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर दो टाइप के कंपाउंड बनाएगा, एक है OF2, एक है O2F2, राइट। जहाँ पे फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ऑक्सीजन को पॉजिटिव बनना पड़ेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन होगा +2 स्टेट में और यहाँ पे ऑक्सीजन होगा +1 स्टेट में, एंड दे आर एसेंशियली नॉट कॉल्ड एज ऑक्साइड्स बट दे आर कॉल्ड एज फ्लोराइड्स। क्या कहेंगे बच्चों उसको हम? मोस्ट अप्रोप्रिएटली वी विल कॉल दिस एज फ्लोराइड्स, नॉट ऑक्साइड्स, राइट। चलिए, ओके, जो OF2 है, दिस OF2 इज स्टेबल एट 298 केल्विन टेम्परेचर, दे बोथ आर स्ट्रॉन्ग फ्लोरिनेटिंग एजेंट, ओके। और ये O2F2 का एक यूज है जो आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट 1 मार्क का क्वेश्चन है कि जो O2F2 है दैट इज यूज टू फ्लोरिनेट द प्लूटोनियम इन PuF6। ये PuF6 जो है ना बच्चों वो वॉलेटाइल कंपाउंड है, राइट। तो जो न्यूक्लियर फ्यूल यूज हो चुका है उसमें से बाकी बचा कुछ प्लूटोनियम है, उसको अगर रिकवर करना है तो उसको फ्लोरीन के साथ रिएक्ट, उसको O2F2 के साथ रिएक्ट कराया जाता है जिससे PuF6 बनेगा। PuF6 इज वॉलेटाइल, उसके वेपर को अलग करके फिर वापस प्लूटोनियम को सेपरेट किया जाएगा, राइट। तो स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल में से प्लूटोनियम को रिकवर करने के लिए भी यूज O2F2, राइट, बिकॉज इट इज अ स्ट्रॉन्ग फ्लोरिनेटिंग एजेंट। चलिए, देन विल टॉक अबाउट द ऑक्साइड्स ऑफ क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। दे विल फॉर्म द नंबर ऑफ ऑक्साइड जिसके अंदर ऑक्सीजन तो नेगेटिव बनेगा और इन सबको पॉजिटिव बनना पड़ेगा, एंड दे विल शो द पॉजिटिव ऑक्सीडाइजिंग नंबर्स फ्रॉम +1 to +7। कितना होगा ऑक्सीडेशन नंबर इनका ऑक्साइड्स के अंदर? +1 से +7, ओके। इफ यू टॉक अबाउट दैट स्टेबिलिटी, अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। इफ यू सी द फैक्टर्स सच एज थर्मोडायनेमिक फैक्टर एंड काइनेटिक फैक्टर, When you see in terms of thermodynamic factor and kinetic factor, तो ऑक्साइड सबसे ज़्यादा स्टेबल जो है ना वो आयोडीन के हैं। आयोडीन के ऑक्साइड सबसे ज़्यादा स्टेबल है, उसके बाद क्लोरीन के ऑक्साइड है और सबसे कम स्टेबल ब्रोमीन के ऑक्साइड है। यू हैव टू कीप इट इन माइंड, राइट। सबसे ज़्यादा स्टेबल ऑक्साइड जो है वो आयोडीन के है, उससे कम स्टेबल क्लोरीन के हैं और उससे कम स्टेबल या सबसे कम स्टेबल ऑक्साइड किसके हैं? ब्रोमीन के हैं, राइट। चलिए, एंड वन मोर थिंग, हायर ऑक्साइड्स आर मोर स्टेबल। हायर ऑक्साइड मतलब इफ यू हैव 2 ऑक्साइड्स, कंसीडर ClO2 एंड Cl2O6, यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर है +4, यहाँ पे है +6। तो रूल ऐसा कहता है कि जो हैलोजन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है ना वो ऑक्साइड ज़्यादा स्टेबल है, मीन्स दिस Cl2O6 इज मोर स्टेबल बिकॉज इट इज इन द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। चलो, लेट्स टॉक अबाउट इंडिविजुअली द हैलाइड्स ऑफ क्लोरीन, ऑक्साइड्स ऑफ क्लोरीन। Chlorine form basically 4 types of oxide: Cl2O, ClO2, Cl2O6 and Cl2O7. Okay, these all are highly reactive oxidizing agent. They all can donate the oxygen. They all are highly reactive oxidizing agent and they tend to explode. They will explode. राइट, धमाका करेंगे ये, राइट। चलिए, ClO2 के यूज दिए हुए याद रखना है बच्चों आपको। ClO2 is used as a bleaching agent in a paper industry as well as textile industry, and it is also used for water treatment. ClO2 is used for the water treatment, right? चलिए, oxides of bromine. ब्रोमीन भी ऐसे ही 4 टाइप के ऑक्साइड बनाएगा, Br2O, BrO2 एंड BrO3, ओके, एंड दे आर लीस्ट स्टेबल। देख लो यहाँ पे ब्रोमीन ऑक्साइड कैसा है, लीस्ट स्टेबल है, राइट, एंड दे ओनली एक्सिस्ट एट अ वेरी लो टेम्परेचर एंड दे आर पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, राइट। चलिए, इसके बाद आएगा बच्चों ऑक्साइड्स ऑफ आयोडीन के बारे में। Okay, let's talk about the oxides of iodine. Iodine will form I2O4, I2O5 and I2O7. They all are insoluble solids and then decompose on heating. एक पॉइंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए याद रखना है, I2O5 जो है ना, इट इज यूज फॉर टाइट्रामेटिक एनालिसिस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। I2O5 is a very good oxidizing agent and it is used in the estimation of the carbon monoxide. Very important MCQ for 1 mark. Okay, चलिए, moving further, let's talk about the reactivity with metal. तो halogen basically react with metal to form the metal halides, जैसे कि मैग्नीशियम ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करके बनाएगा मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इफ यू टॉक अबाउट देयर आयोनिक कैरेक्टर, तो सबसे ज़्यादा आयोनिक होगा मेटल फ्लोराइड और सबसे कम आयोनिक होगा मेटल आयोडाइड। इसके पीछे का रीज़न जो है ना बच्चों वो छुपा हुआ है फजान रूल में। आपको याद आना चाहिए, आपने केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में किया होगा। फजान रूल कहता है कि कोवेलेंट नेचर कब आएगा? फजान कहता है कि कोवेलेंट नेचर के लिए पॉजिटिव जो है वो छोटा होना चाहिए, नेगेटिव जो है वो बड़ा होना चाहिए, राइट, और चार्ज जो है वो कैसा होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए। अगर ऐसा है तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा, राइट। तो अगर आप देखो बच्चों तो फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा होगा, ओके, और आयोडीन का साइज सबसे बड़ा होगा। तो नेगेटिव आयन सबसे बड़े साइज का जब होगा तब नेचर कैसा हो जाएगा? कोवेलेंट हो जाएगा। मतलब जो MF है वो मैक्सिमम आयोनिक है, या यू कैन से इट इज मिनिमम कोवेलेंट,
ओके, एंड दिस इज मैक्सिमम कोवेलेंट बिकॉज इसका जो नेगेटिव आयन है ना वो सबसे बड़े साइज का है, तो बहुत इजीली वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज मेटल हैलाइड विद द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर मोर कोवेलेंट। याद रखिए बच्चों, ये SnCl4 एंड SnCl2 दोनों में SnCl4 ज़्यादा कोवेलेंट है बिकॉज यहाँ पे Sn का चार्ज होगा +4। जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा नेचर होगा कोवेलेंट। सेम एज PbCl4 इज मोर कोवेलेंट देन PbCl2, SbCl5 is more covalent than SbCl3 and UF6 is more covalent than UF4. Fine. Now let's talk about the reactivity with halogen. So when halogen react with halogen, they will form the compound called as interhalogen compounds. Okay, बहुत सारे interhalogen compound बनेंगे XX-, XX-3, XX-5 and XX-7. जो X है वो बड़ी साइज का हैलोजन है, X जो है वो छोटी साइज का हैलोजन है। इसके बारे में पूरा एक टॉपिक आपको आने वाला है इंटरहैलोजन कंपाउंड, तब जाके उसकी बात करेंगे। ठीक है, okay, now let's see the further properties of the chlorine. Okay, so क्लोरीन जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपको बार बार देखने मिलेगा व्हेन यू डू द हैलोजिनेशन प्रोसेस और क्लोरिनेशन प्रोसेस, राइट। दो टाइप के रिएक्शन होंगे, इफ योर हाइड्रोकार्बन इज सैचुरेटेड सच एज मिथेन। Okay, methane is a saturated hydrocarbon, it only has a single bond. When the methane react with the chlorine, the substitution will take place. That means one hydrogen will be replaced by the chlorine and you will get the chloromethane, CH3Cl plus HCl, and this UV light is needed. Why you require UV light? UV light or sunlight is needed because chlorine जो है ना वो डायटोमिक मॉलिक्यूल है, पहले उसके दो एटम को सेपरेट करना पड़ेगा। ये सब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सीखोगे आगे जाके। ठीक है, ओके। अगर अनसैचुरेटेड की जगह पे अगर सैचुरेट की जगह पे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, जैसे कि अल्कीन जो आपको यहाँ पे दिख रहा है इथिन, इथिन के पास जो है ना बच्चों डबल बॉन्ड है, इसका मतलब इथिन जो है वो अनसैचुरेट कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है भाई? इथिन जो है वो अनसैचुरेट कंपाउंड है, राइट। सो इफ देयर इज अ अनसैचुरेटेड कंपाउंड और उसके साथ आप क्लोरीन का रिएक्शन कराओगे तो ये करेगा एडिशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन करेगा? ये एडिशन। दैट मीन्स द क्लोरीन विल बी एडेड टू द अनसैचुरेटेड कार्बन एंड विल गिव यू द एडिशन प्रोडक्ट। ओके, तो यहाँ पे जब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, व्हेन देयर इज अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, chlorine will give substitution process, and when there is unsaturated hydrocarbon, chlorine will give you addition process, right। Next, very important, क्लोरीन वाटर वैसे येलो कलर का होता है, बट अगर आप उसको लंबे समय तक रहने दोगे ना तो वो अपना येलो कलर जो है वो डिसअपियर होके कलरलेस बन जाएगा। रीजन क्या है उसका देखते हैं। क्लोरीन वाटर ऑन स्टैंडिंग लॉसेस इट्स येलो कलर, वाई? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द HCl एंड HOCl। तो क्लोरीन जो है उसको अगर आप लॉन्ग टाइम रहने दोगे क्लोरीन वाटर को, तो वो अपने आप पानी से रिएक्ट करेगा एंड इट विल फॉर्म HCl एंड HOCl, एंड बिकॉज ऑफ दैट येलो कलर जो है वो डिसअपियर हो जाएगा। नाउ दिस HOCl कैन प्रोड्यूस दिस नेसेंट ऑक्सीजन। The HOCl can produce this nascent oxygen, and this nascent oxygen is responsible for the oxidation process as well as the bleaching action of the chlorine water, right। तो क्लोरीन जब मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगा ना तो ये दो कंपाउंड बनेंगे HCl एंड HOCl। HOCl जो है वो नेसेंट ऑक्सीजन बना सकता है या निकाल सकता है, और उसकी वजह से ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हो जाएगा एंड स्ट्रॉन्ग ब्लीचिंग एजेंट भी हो जाएगा, कॉल्ड क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, राइट। चलो लेट्स सी द ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। तो क्लोरीन कैन ऑक्सीडाइज Fe+2 to Fe+3. You can say it is ferrous sulfate FeSO4 plus chlorine H2SO4. The ferrous sulfate will convert to ferric sulfate. अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे ना +3 आएगा। So it is ferric sulfate, right? तो ferrous is oxidized to ferric. Then sulfite SO3 will oxidize to sulfate SO4. See, Na2SO3 sodium sulfite plus chlorine water will give you sodium sulfate plus 2HCl. ओके, इन बोथ द केसेस क्लोरीन इटसेल्फ विल रिड्यूस, क्लोरीन खुद इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके HCl बनाएगा दोनों केस के अंदर, राइट। और दूसरे को वो ऑक्सीडाइज करेगा, इट विल ऑक्सीडाइज Fe+2 टू Fe+3, इट विल ऑक्सीडाइज सल्फाइड टू सल्फेट। ओके, और रिएक्शन देखते हैं। इट ऑक्सीडाइज सल्फर डाइऑक्साइड टू द सल्फेट। ओके, क्लोरीन वाटर क्या कर सकता है? क्लोरीन वाटर जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीडाइज करके सल्फेट बना सकता है, एंड इट कैन ऑल्सो ऑक्सीडाइज आयोडीन टू आयोडेट, आयोडीन टू आयोडेट, राइट। तो क्लोरीन बच्चों बहुत सारा ऑक्सीडेशन प्रोसेस करेगा, जो जहाँ पे लिखे हुए Fe+2 विल ऑक्सीडाइज टू Fe+3, SO3-2 विल ऑक्सीडाइज टू SO4-2, सल्फर डाइऑक्साइड विल ऑक्सीडाइज टू SO4-2 एंड आयोडीन विल ऑक्सीडाइज टू आयोडेट,
राइट। सो दिस ऑल आर द ऑक्सीडेशन प्रोसेसेस ऑफ द क्लोरीन गैस, वो इतने ऑक्सीडेशन प्रोसेस कर सकता है। ओके, चलो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ब्लीचिंग प्रॉपर्टी। ब्लीचिंग बेसिकली क्या होता है? ब्लीचिंग हम बेसिकली करते हैं टू रिमूव द कलर्स फ्रॉम द सब्सटेंस, राइट। तो बेसिकली व्हाट विल हैपन, क्लोरीन जब पानी के साथ रिएक्ट करेगा, राइट, या क्लोरीन वाटर कह लो इसको आप, तो हमें पता है कि वो जो है वो HCl बनाएगा एंड इट विल प्रोड्यूस द नेसेंट ऑक्सीजन। व्हाट इज दिस? नेसेंट ऑक्सीजन। एंड दिस नेसेंट ऑक्सीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लीचिंग, बिकॉज ये जो है ना वो बहुत ही रिएक्टिव ऑक्सीजन है, अकेला एटम है, O2 मॉलिक्यूल नहीं है, अकेला एटम है, मतलब इट इज हाईली रिएक्टिव। तो ये नेसेंट ऑक्सीजन जब भी किसी कलर्ड मैटर के पास जाएगा, जो भी कलर्ड सब्सटेंस जिसको आपको ब्लीच करना है, तो जब भी ये कलर्ड मैटर के साथ ये नेसेंट ऑक्सीजन मिलेगा, इस कलर्ड मैटर का ऑक्सीडेशन हो जाएगा एंड इट विल बिकम कलरलेस, राइट। ओके, चलिए नाउ दिस ब्लीच वेजिटेबल और ऑर्गेनिक मैटर इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, दैट इज इंपॉर्टेंट। दिस रिएक्शन कैन ओनली टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, क्योंकि क्लोरीन जो है ना वो नेसेंट ऑक्सीजन का प्रोड्यूस करेगा व्हेन इट इज इन द कांटेक्ट ऑफ वाटर और वेपर और यू कैन से मॉइस्चर। मॉइस्चर के बिना जो है वो क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी दिखाएगा बट ब्लीचिंग प्रॉपर्टी नहीं दिखाएगा। ब्लीचिंग प्रॉपर्टी के लिए कंपलसरी उसको क्या चाहिए? ब्लीचिंग के लिए कंपलसरी उसको चाहिए बच्चों मॉइस्चर, राइट। ध्यान रखेगा ये पॉइंट। चलिए, जो ब्लीचिंग एक्शन है क्लोरीन का, वो ब्लीचिंग एक्शन कैसा है? परमानेंट है, इट एज अ परमानेंट ब्लीचिंग एक्शन, राइट। चलिए, तो यहाँ पे क्लोरीन के सारे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी पूरे होते हैं। अब बात करनी है हमें यूजेस ऑफ क्लोरीन के बारे में। बहुत सारे इंपॉर्टेंट छोटे छोटे फॉर्मूलाज आने वाले हैं। ओके ओके, लेट्स सी द यूजेस ऑफ द क्लोरीन गैस। सबसे पहला यूज है उसका ब्लीचिंग प्रॉपर्टी का ही। We can use the chlorine gas for the bleaching of the wood pulp, cotton and textiles, right. Second is extraction of the gold and platinum. You will learn this in the chapter of extraction of metal, जहाँ पे ये process आएगा बच्चों लीचिंग करके एक process है for extraction of the gold and platinum, जहाँ पे आप chlorine gas use करोगे। Then manufacturing of the drugs, dyes and organic compound। कौन सा organic compound? CCl4, CaCl3, that is chloroform. What is this? This is chloroform. Then DDT is a very good fertilizer that you will learn in the later chapter of organic chemistry, and the refrigerant, that is chlorofluorocarbons, right. Then sterilizing the drinking water, आपको पता ही होगा स्विमिंग पूल का जो पानी होता है ना उसके अंदर क्लोरीन गैस पास कराया जाता है to sterilize the water, right. And then preparation of some dangerous gases or some poisonous gases. This point is very important for your exam. For preparation of the very poisonous gases such as phosgene. Phosgene has the formula COCl2. Phosgene has the formula COCl2. Then tear gas. Tear gas is CCl3NO2. Tear gas is CCl3NO2. Tear gas is CCl3NO2. And mustard gas. Mustard gas कैसा है? देख लो, बीच में सल्फर है, दोनों तरफ 2 कार्बन का चेन है और लास्ट में क्लोरीन है। बीच में सल्फर, दोनों तरफ 2 कार्बन का चेन और बीच दोनों तरफ वापस क्लोरीन। ओके, एंड दिस इज कॉल्ड एज मस्टर्ड गैस। दिस आर द यूजेस ऑफ द क्लोरीन। ओके, चलिए, एज सुन एज द क्लोरीन इज कंप्लीटेड, द नेक्स्ट इज हाइड्रोजन क्लोराइड, HCl। चलिए इसको कंप्लीट करिए, फिर लिखते हैं HCl के बारे में। ओके, let's talk about the second compound of the chlorine, that is hydrogen chloride, HCl। HCl सुनते ही आपके दिमाग में एक ही चीज आता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, but HCl is actually the gas, and when you dissolve HCl in water, that is called as hydrochloric acid, right. Let's talk about that. Hydrogen chloride, HCl. Okay, it was first prepared by the Glauber, okay, in 1648 by heating the common salt with concentrated sulfuric acid, and Davy in 1810 suggests that the gas evolving has the 2 particular gases, which is hydrogen and chlorine. Okay, now preparation. If you want to prepare the HCl gas in laboratory in the small quantity, you can prepare it by reaction of the common salt with concentrated sulfuric acid at high temperature. आपको नॉर्मल सॉल्ट लेना है, उसके अंदर कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड डाल के गर्म करो 420 केल्विन पे। दिस NaCl will be converted to NaHSO4 plus you will get the salt HCl. What salt you will get? HCl gas you are supposed to get. Okay, now this NaHSO4 is further heated. NaHSO4 के अंदर सॉल्ट डाल के अगर और गर्म किया गया, कितना टेम्परेचर पे? 823, राइट। तो दिस NaHSO4 will become Na2SO4 और एक और आपको HCl मिलने वाला है। तो बेसिकली NaCl के अंदर कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड डाल के गर्म करो, राइट। NaCl में कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड डाल के आपको गर्म करना है, यू विल गेट द HCl गैस। चलिए बच्चों, यहाँ पे आ जाइए, अब प्रॉपर्टी की बात करते हैं। कलरलेस एंड पंजेंट स्मेलिंग गैस, बहुत गंदी स्मेल होती है HCl की, राइट। आपकी नाक में चुभेगा HCl का जो स्मेल होगा ना वो। ओके,
Then it liquefy to the colorless liquid at 189 Kelvin. That means it is the boiling point of HCl gas. Okay, and it freezes to white crystalline solid at 159. That means it is a freezing point. Right, so boiling point is 189. It become colorless liquid. Freezing point is 159. It become white crystalline solid. Right. चलिए, it is extremely soluble in water. और जब ये पानी में डिजोल्व होगा ना, तो इट्स एक्वियस सोल्यूशन ऑफ HCl, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड. HCl गैस जब पानी में डिजोल्व होगा वो क्या बनाएगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाएगा. एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, क्योंकि HCl गैस जब पानी में डिजोल्व होगा इट प्रोड्यूस H3O प्लस एंड Cl माइनस, जिसका Ka वैल्यू कितना है भाई? बहुत ज्यादा है. Ka value is 10 power 7. The association constant is very high. That means this reaction will largely take place in forward direction. Means this solution will have very high concentration of H3O plus. Because of that, hydrochloric acid is a very strong acid, right? It is a strong acid, so obviously it will react with a basic compound. So when it react with ammonia, when HCl react with ammonia, it forms NH4Cl और आपको white color के fumes देखने मिलेंगे. You will see the fumes of white color, right? चलिए अब आपके एग्जाम के लिए बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट एक्वारेजिया. Aquaregia is basically three part of concentrated HCl and one part of concentrated nitric acid. पार्ट का मतलब है अगर 30 ml आपने कॉन्सेंट्रेट HCl लिया तो उसके अंदर 10 ml आप कॉन्सेंट्रेट HNO3 डाल दो. जो एसिडिक मिक्सचर बनेगा ना, दैट इज एक्वारेजिया, एंड दिस एक्वारेजिया कैन डिसॉल्व इवन द नोबल मेटल सच एज गोल्ड एंड प्लैटिनम. एक्वारेजिया जो मिक्सचर है ना, नॉर्मली गोल्ड एंड प्लैटिनम एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, बट इफ यू मिक्स 3 part of HCl and 1 part of nitric acid, it become aquaregia, and this aquaregia is so strong that it dissolve the even noble metals such as the gold and platinum. देखो कैसे रिएक्शन हो रहा है. तो गोल्ड एक्वारेजिया के अंदर H प्लस आयन तो है ही, एसिड है, तो HNO3 का नाइट्रेट आयन है, HCl का Cl माइनस आयन है. जो गोल्ड सॉलिड फॉर्म में है ना, वो सॉल्ट फॉर्म में होकर डिसॉल्व हो जाएगा AuCl4 माइनस. किस फॉर्म में डिसॉल्व हो जाएगा? AuCl4 माइनस. NO3 विल कन्वर्ट टू NO एंड दिस विल बिकम H2O. सिमिलरली अगर प्लेटिनम है, एक्वारेजिया विल हैव H प्लस, NO3 माइनस एंड Cl माइनस आयंस, राइट? तो जो प्लेटिनम सॉलिड फॉर्म में था वो डिसॉल्व होकर सॉल्ट बन गया PtCl6 माइनस. कौन सा सॉल्ट बना? वो सॉल्ट बन गया PtCl6 माइनस प्लस 4NO प्लस 8H2O, राइट? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ एक्वारेजिया, आपको याद रखना ही रखना है. 3 part HCl concentrated, 1 part concentrate nitric acid can dissolve even the gold and platinum. Gold will convert to AuCl4 minus, प्लैटिनम विल कन्वर्ट टू PtCl6 माइनस, राइट? तो कई बार ना घर पे ऐसे वो गहने चमकाने वाले आते हैं, वो गहने चमकाने वाला ना आपको चमका के चले जाएंगे, बिकॉज दे विल बेसिकली यूज दिस एक्वारेजिया. ओके, वो लोग क्या करेंगे, आपके जो सोने के गहने हैं ना उसको एक्वारेजिया के अंदर थोड़ा दो डालेंगे. उससे क्या होगा, ऊपर का जो महल है वो तो निकल ही जाएगा, बट साथ में थोड़ा बहुत जो गोल्ड होगा ना वो भी निकल जाएगा. अब समझ लो कि आपके गहने के ऊपर से, सपोज आपके गहने के ऊपर से अगर 2 ग्राम गोल्ड निकल गया, कितना? 2 ग्राम, खाली 2 ग्राम, ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ, आपको पता भी नहीं चलेगा 2 ग्राम गोल्ड कम हो जाएगा तो, राइट? अगर 2 ग्राम गोल्ड भी कम हो गया ना बच्चों, अभी करंट जो सोने का प्राइस है ना वो करीब 46,000 है पर तोला, मतलब 10 ग्राम का 46,000 है. मतलब अगर वो 2 ग्राम भी निकाल के ले गया ना तो समझ लो आपका 9,000 का चूना लग गया. कितने का चूना लग गया? 9,000 का चूना लग गया आपको. तो ध्यान रखिएगा जब भी कोई घर पे ऐसा आए कि भाई गहने धो के देता हूँ, चमका के देता हूँ, उसको नहीं देने का. हाँ, वो आपको चमका के चला जाएगा. चलिए लेट्स टॉक अबाउट HCl गैस जो है या हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है, इट विल डीकम्पोज द सॉल्ट ऑफ सम वीकर एसिड. कुछ वीक एसिड के जो सॉल्ट है उसको HCl क्या करेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करेगा, डिकम्पोज करेगा. जैसे कि सॉल्ट ऑफ कार्बोनिक एसिड, सोडियम कार्बोनेट, इट इज अ सॉल्ट ऑफ कार्बोनिक एसिड जो वीक एसिड है, राइट? उसके अंदर आप HCl डालोगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको डिकम्पोज करेगा, खुद NaCl बनेगा, CO2 अलग करेगा एंड वाटर बनेगा. सिमिलरली इफ इट इज द सॉल्ट ऑफ Na2SO3, Na2SO3 इज द सॉल्ट ऑफ सल्फ्यूरस एसिड, H2SO3 का ये सॉल्ट है. HCl का HCl डाल दोगे उसके अंदर, इसको डिकम्पोज करेगा, NaCl, SO2 एंड HCl, H2O you will get, राइट? चलिए यूजेस की बात करते हैं बच्चों. यूजेस क्या क्या है इसके? सबसे पहला मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरीन, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ग्लूकोज फ्रॉम द कॉर्न स्टार्च. दूसरा पॉइंट, एक्सट्रैक्शन ऑफ द ग्लू फ्रॉम बोन्स. अब ये पॉइंट याद रखना बच्चों, ऐसे पॉइंट एग्जाम में पूछे जाते हैं. एक्सट्रैक्शन ऑफ द ग्लू फ्रॉम द बोन्स एंड प्योरीफाई द बोन ब्लैक, प्योरीफाई द बोन ब्लैक, एंड इट इज ऑल्सो यूज इन प्रिपेरेशन ऑफ द मेडिसिन्स, राइट? ओके, चलिए
ओके, लेट्स टॉक अबाउट द ऑक्सो एसिड्स ऑफ द हैलोजन। ऑक्सो एसिड जो हमने पता ही है, ऑक्सो एसिड मतलब ऐसा एसिड जिसका एसिडिक हाइड्रोजन O के साथ जुड़ा हो, राइट। चलिए, ये जो हैलोजन है बच्चों, बहुत सारे ऑक्सो एसिड बनाएंगे एंड मोस्टली जो ऑक्सो एसिड्स है वो अनस्टेबल है, जिसे आप इंडिविजुअली आइसोलेट नहीं कर सकते हो, बट दे एक्सिस्ट इन अ फॉर्म ऑफ सॉल्ट। वो आपको सॉल्ट के अंदर उसके आयन कहीं ना कहीं दिख जाएंगे, आपको इंडिविजुअली वो मिलने वाले नहीं है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि कौन से टाइप के एसिड बनेंगे, राइट। तो सबसे पहला जो है बच्चों, दैट इज हैलिक 1 एसिड। हैलिक 1 एसिड मतलब जहां पे हैलोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा। देन हैलिक 3 एसिड जहां पे ऑक्सीडेशन नंबर +3 होगा हैलोजन का। हैलिक 5 एसिड जहां पे हैलोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +5 होगा एंड हैलिक 7 एसिड जहां पे हैलोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +7 होगा, राइट। तो इतने आपको 4 टाइप के एसिड मिलेंगे, हैलिक 1, हैलिक 3, हैलिक 5, हैलिक 7। ये कोई सैटेलाइट के नाम हो ऐसा लग रहा है ना, कोई बात नहीं। चलिए, हैलिक 1 एसिड को कहते हैं हाइपोहेलस। कॉमन नेम क्या है बच्चों इसका? हाइपोहेलस, राइट। हैलिक 3 को कहते हैं हाइपो, निकाल दो खाली, क्या बचा? हेलस एसिड। हैलिक 1 इज हाइपोहेलस, हैलिक 3 इज हेलस, हैलिक 5 इज हैलिक एसिड एंड हैलिक 7 इज परहेलिक एसिड। सो इट इज बेसिकली हाइपोहेलस, हेलस, हैलिक एंड परहेलिक। हाइपोहेलस, हेलस, हैलिक एंड परहेलिक। क्या है वो? हाइपोहेलस, हेलस, हैलिक एंड परहेलिक, राइट। दिस इज बेसिकली हैलिक 1, हैलिक 3, हैलिक 5, हैलिक 7। हाइपोहेलस, हेलस, हैलिक एंड परहेलिक। चलिए बच्चों 1 बाय 1 बात करते हैं। सबसे पहले फ्लोरीन, या सबसे पहले उसका कॉमन फॉर्मूला बता देता हूं। तो जो आपका हैलिक एसिड है ना, उसका कॉमन फॉर्मूला है बच्चों HOX। क्या कॉमन फॉर्मूला है उसका? HOX, राइट। यहां पे आपका कॉमन फॉर्मूला होगा बच्चों HO2X, यहां पे HO3X एंड हियर इट इज HO4X, राइट। चलिए, अब अगर आप फ्लोरीन की बात करोगे ना बच्चों, फ्लोरीन खाली एक ही टाइप का एसिड बनाएगा, दैट इज हैलिक 1 एसिड। क्यों? बिकॉज फ्लोरीन जो है ना, उसका साइज बहुत छोटा है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा। साइज वेरी स्मॉल एंड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसकी वजह से वो खाली एक ही एसिड बनाएगा एंड दैट इज हैलिक 1 एसिड और इट इज कॉल्ड एज हाइपोफ्लोरस एसिड। क्या कहेंगे बच्चों इसको? हम कहेंगे हाइपोफ्लोरस एसिड। वो खाली एक ही एसिड बनाएगा, फ्लोरीन खाली एक ही एसिड बनाएगा HOF, बाकी कोई एसिड फ्लोरीन के लिए नहीं है। चलो, क्लोरीन जो है बच्चों वो सारे एसिड बनेगा, चारों 4 बनेगा। ये हाइपोक्लोरस, ये क्लोरस, ये हेलस है ना, हेलस की जगह यहाँ पे क्लोरीन का क्लोरो डाल देगा, इस क्लोरस। फिर ये क्लोरिक, हेलिक है ना, हेलिक मतलब यहाँ पे क्लोरीन है तो क्लोरिक एसिड, और ये पर क्लोरिक एसिड, राइट। दिस इज हाइपोक्लोरस, this is chlorus, this is chloric and this is perchloric, right। चलिए, सिमिलरली दिस इज हाइपोब्रोमस, ब्रोमीन है ना तो ब्रोमस कहेंगे इसको, हाइपोब्रोमस एसिड, राइट। अब एक बात आप ध्यान रखना बच्चों के, ये जो हैलिक 3 एसिड है ना, वो खाली और खाली क्लोरीन का बनता है। देखो यहाँ पे और कोई नहीं है, राइट। हैलिक 3 एसिड खाली और खाली कौन बनाता है? क्लोरीन बनाता है, बाकी कोई नहीं बनाता है। ध्यान रखना है आपको ये बात, ओके। चलिए, ऐसे एब्नॉर्मलिटी ज़्यादा जनरली पूछे जाते हैं। इसे कहेंगे हम ब्रोमिक एसिड और इसे कहेंगे पर ब्रोमिक। सेम आप यहाँ पे नाम लिखो, ये है पर आयोडिक, ये है आपका आयोडिक और ऊपर है आयोडस, राइट। ओके, मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा बच्चों, ये हैलिक 3 एसिड जो है ना, वो खाली किसके लिए बनता है? ओनली फॉर क्लोरीन, ताकि आप जब प्रिपेयर करो तो आपको ध्यान रहे, अगर ऐसा अलग से लिखा होगा तो। चलिए स्ट्रक्चर देखते हैं बच्चों, HOF का स्ट्रक्चर कैसा होगा या HOX का स्ट्रक्चर कैसा होगा? बहुत सिंपल है। सेंटर में कौन है? हैलोजन है, ओके। उसके साथ कौन है? एक O लगा हुआ है और एक H लगा हुआ है, राइट। एक O लगा है और एक क्या लगा है? H लगा हुआ है। चलिए, जैसे ही आप जाओगे बच्चों HOXO, तो ये आपका हैलोजन, उसके साथ ये तो होना ही है, ये हर एक में होगा, दिस इज कॉमन विद एवरीवन। हैलोजन के साथ OH तो सब में है, तभी तो इसको ऑक्सो एसिड कहेंगे ना। ऑक्सो एसिड का मतलब ही क्या है? एसिडिक हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ होना चाहिए। अब यहाँ पे दूसरा कोई ऑक्सीजन नहीं है साथ में, बट यहाँ पे क्लोरीन के साथ एक और ऑक्सीजन है, विल पुट इट हियर। यहाँ पे क्लोरीन के साथ और 2 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से जोड़ना है, हाँ। और यहाँ पे क्लोरीन के साथ 3 ऑक्सीजन है, सो विल जॉइन देम लाइक दिस। तो
तो ये हो गया बच्चों आपका स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑक्सो एसिड। ओके, इसके सिवाय ऑक्सो एसिड में आपको और कोई डेटा याद रखना नहीं है, आपको खाली स्ट्रक्चर और नाम याद रखने हैं। हेलिक 1, हेलिक 3, हेलिक 5, हेलिक 7, हाइपोहेलस, हेलस, हेलिक एंड पर हेलिक। दो चीजें याद रखनी है, फ्लोरीन खाली एक ही बनाएगा, हाइपोफ्लोरस। ओके, और जो हेलस एसिड है वो खाली और खाली क्लोरीन बनाएगा, दैट इज क्लोरस एसिड, और कोई नहीं बनाता है। चलिए फटाफट इसको कॉपी करेंगे। Okay, now let's talk about the interhalogen compounds. Interhalogen compounds are formed when the halogen react with halogen. Okay, let's see. So when the two halogen react with each other, they'll form the interhalogen compound, जिसका जनरल फॉर्मूला है बच्चों XX-N। जहाँ पे ये जो X है वो बड़ी साइज का हेलोजन है, X डैश जो है वो छोटी साइज का हेलोजन है। तो छोटा होगा वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और जो बड़ा है वो ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है, राइट। चलिए, जैसा जैसा इन दोनों के साइज का रेशियो बढ़ता जाएगा तो ऑब्वियसली अगर ये जितना छोटी साइज का होगा उतने ज़्यादा आप यहाँ पे अरेंज कर सकते हो इसके आजू बाजू में, राइट। इन दोनों के साइज में जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतने ज़्यादा आप एटम को इसके आजू बाजू अरेंज कर सकते हो, राइट। ओके, इसीलिए अगर मैं बात करूँ बच्चों IF7, तो आयोडीन जो है वो सबसे लार्ज है और फ्लोरीन जो है वो सबसे स्मॉल है, इसीलिए आप आयोडीन के आजू बाजू 7 फ्लोरीन को अरेंज कर सकते हो एंड यू विल गेट दिस कंपाउंड IF7। ओके, चलिए नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रिपरेशन। सो इफ यू टॉक अबाउट द प्रिपरेशन, ओके, सो ब्रोमीन when react with 3 mole of fluorine will give you BrF3. Bromine when react with 5 mole of fluorine will give you BrF5. Okay, chlorine when react with 1 mole of fluorine will give you ClF, and chlorine when react with 3 mole of fluorine will give you ClF3. Iodine when react with 1 mole chlorine, that is equimolar, will give you ICl, and when iodine react with excess of chlorine you will get ICl3. Okay, now moving further, अब इनका जो क्या कह सकते हैं हम फिजिकल फॉर्म है ना वो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 मार्क इसमें से आपका आ सकता है, 1 मार्क। अगर आप चाहते हो कि आपको बोर्ड के एग्जाम में आउट ऑफ 100 लाने हैं, 100 आउट ऑफ 100, तो आपको ऐसी चीज़ों को अच्छे से करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि भाई ठीक है 70-80 मार्क आ जाए तो ऐसी चीज़ों को आप इग्नोर कर दो, चलेगा, ठीक है। चलिए, इफ़ आई टॉक अबाउट XX-1 मतलब एक हेलोजन जुड़ा है। ओके, चलिए, तो कौन कौन सा हो सकता है? ClF, एक क्लोरीन के साथ एक फ्लोरीन, एंड दिस इज कलरलेस गैस। BrF, दैट इज ब्रोमीन के साथ एक फ्लोरीन, पेल ब्राउन गैस। आयोडीन के साथ एक फ्लोरीन, डिटेक्टेड स्पेक्ट्रोस्कोपिकली। ब्रोमीन के साथ एक क्लोरीन, गैसेस। आयोडीन के साथ एक क्लोरीन, इट इज रूबी रेड सॉलिड अल्फा फॉर्म एंड ब्राउन रेड सॉलिड बीटा फॉर्म। आयोडीन के साथ एक ब्रोमीन, दैट इज ब्लैक सॉलिड। आयोडीन के साथ एक ब्रोमीन, व्हाट इज दैट? दैट इज ब्लैक सॉलिड, राइट। चलिए, ये हो गया आपका XX-। अब XX-3 मतलब एक हेलोजन के आजू बाजू 3 हेलोजन जुड़े हैं, तो फ्लोरीन सबसे छोटी साइज का है, फ्लोरीन सबके साथ जुड़ जाएगा। देखो, जैसे कि क्लोरीन के साथ 3 फ्लोरीन, ओके, दैट इज कॉल्ड एज क्लोरो ट्राइफ्लोराइड। ब्रोमीन ट्राइफ्लोराइड, आयोडीन ट्राइफ्लोराइड। ओके, अगर क्लोरीन के साथ 3 फ्लोरीन जुड़े हैं, इट इज कलरलेस गैस। ब्रोमीन के साथ 3 फ्लोरीन, येलो ग्रीन लिक्विड। आयोडीन के साथ 3 फ्लोरीन, येलो पाउडर। आयोडीन के साथ 3 क्लोरीन, इट इज ऑरेंज सॉलिड। इसमें आपकी मैं ज़्यादा मदद नहीं कर सकता हूँ, आपको याद रखना है, इसका कोई ऐसा मेथड नहीं है, ट्रिक नहीं है याद करने का। आपको याद रखना है, जितनी बार इसको देखोगे उतनी बार रिवाइज होगा, जितना रिवाइज होगा उतना याद रहता जाएगा। चलिए, सिमिलरली XX-5 5 हेलोजन जुड़ने हैं, मतलब ये छोटी साइज का होना चाहिए, छोटी साइज का फ्लोरीन है, तो यू विल गेट IF5, BrF5 एंड ClF5। ओके, चलिए, IF5 इज अ कलरलेस गैस बट इट इज सॉलिड बिलो 77। BrF5 इट इज अ कलरलेस लिक्विड। ClF5 इट इज अ कलरलेस लिक्विड। तो ये आपको सिंपली याद रह जाएगा, XX-5 जो है ना वो सबके सब कलरलेस है। ओके, उसमें IF5 जो है वो कलरलेस गैस है, बाकी दोनों कलरलेस लिक्विड है, ठीक है। चलिए, फिर यहाँ पे अगर आप XX-3 की बात करोगे ना तो ये वाला कलर्ड, मोस्टली कलर्ड है, येलो ग्रीन, येलो पाउडर, ऑरेंज। ओके, खाली ClF3 कलरलेस, तो आप इसमें हिसाब से इसका कोई ऐसे की बनाइए और याद करिए, ठीक है। चलिए, इफ यू टॉक अबाउट XX-7 तो एक ही बनेगा, उसमें IF7 दैट इज कलरलेस गैस। अब यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है बच्चों, इनका स्ट्रक्चर कैसा है वो। ओके, सो XX-1 इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होगा बिकॉज एक एक जुड़ा हुआ है तो वो लीनियर ही होने वाला है। व्हाट अबाउट दिस XX-3? तो हमें पता है भाई कि हेलोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये हो गए हेलोजन के 7 इलेक्ट्रॉन। 7 में से 3 जगह बॉन्ड बनना है, मतलब 7 में से ये 3 बॉन्डिंग पेयर हो गए। 7 में से 1 2 3 बॉन्डिंग पेयर हो गए, बचे 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 पेयर। 3 बॉन्डिंग पेयर 2 लोन पेयर। चले, यहाँ पे क्या होगा आपका? यहाँ पे होगा बच्चों आपका 3 बॉन्डिंग पेयर प्लस 2 लोन पेयर, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन पेयर। हम अरेंजमेंट कैसे करेंगे भाई? तो 5 इलेक्ट्रॉन पेयर का अरेंजमेंट हम करते हैं ट्रिगोनल बाई पिरामिड में। अब 5 में से हमें 3 जगह पे बॉन्डिंग पेयर रखनी है, वो 3 जगह कौन सी होती है? याद करो, 5 में से 3 जगह पे बॉन्डिंग पेयर हम टी शेप रखते हैं।
ये आपका बॉन्डिंग पेयर है, राइट, दैट इज एक्स डैश, और ये रहेगा लोन पेयर। बट व्हाट विल हैपन ड्यू टू द VSEPR प्रिंसिपल, ये जो लोन पेयर्स है ना, ये लोन पेयर क्या करेंगे बच्चों, ये जो लोन पेयर है वो इस दोनों बॉन्डिंग पेयर को रिपेल करेंगे, राइट। लोन पेयर क्या करेंगे, बॉन्डिंग पेयर को रिपेल करेंगे। ओके ओके, चलिए अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों, रिपल्शन लगने वाला है ज़्यादा। रिपल्शन की वजह से ये जो दोनों बॉन्डिंग पेयर है वो थोड़े से दबेंगे, थोड़े से दब जाएंगे, मतलब ये जो आपका इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, बॉन्डिंग पेयर, वो ऐसा हो जाएगा, मतलब ये जो शेप है ना बच्चों, दिस शेप इज गोइंग टू बिकम बेंट टी शेप। कौन सा शेप बनेगा, ये बेंट टी शेप बनेगा, बिकॉज ये जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है उसका रिपल्शन लगने वाला है, उसकी वजह से ये जो सीधी इलेक्ट्रॉन पेयर थी वो थोड़ी सी दूर चली जाएगी, एंड दिस शेप इज बेंट टी। कौन सा शेप है बच्चों, ये है आपका बेंट टी शेप, किसका, X3 का। X3 विल हैव द बेंट टी शेप, ध्यान रखिएगा। ओके फाइन, तो ये क्या है बच्चों, ये है आपका VSEPR में लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाएगा किया क्या है, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। चलिए व्हाट अबाउट X5, चलिए बीच में हैलोजन है, हैलोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन, उसमें से 5 बॉन्ड बनाने हैं इसके अंदर, 5 बॉन्ड बनाओ, 1 2 3 4 5 बॉन्डिंग हो गई, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर लोन बची, 5 बॉन्डिंग 1 लोन, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए यहाँ पे, 5 बॉन्डिंग पेयर 1 लोन पेयर। चलो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ पे अरेंज करें, सो लेट मी राइट इट हियर, यहाँ पे करता हूँ मैं उसका अरेंजमेंट, राइट, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर का। चलिए इसका शेप लेट्स राइट, वेट अ सेकंड, ओके लेट्स राइट द शेप हियर। टोटल 6 इलेक्ट्रॉन पेयर, 6 का अरेंजमेंट होता है ऑक्टाहेड्रल, उसमें से आपको 5 जगह पे बॉन्डिंग पेयर रखना है, 6 में से 5 रखोगे कोई सवाल ही नहीं है, 4 एक प्लेन में रहेगी इलेक्ट्रॉन पेयर और 1 ऊपर जाएगा आपका, बराबर, और यहाँ पर रहेगा लोन पेयर। तो ये कौन सा शेप बनता है बच्चों, ये आपका बनता है स्क्वायर पिरामिड। क्या बनता है, ये आपका बनता है स्क्वायर पिरामिड, दिस इज द स्क्वायर पिरामिड शेप। ओके चलिए, और X7 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 के 7 बॉन्डिंग में है, तो यहाँ पे और कुछ नहीं, दैट इज 7 बॉन्डिंग पेयर, 7 बॉन्डिंग पेयर है, मतलब इसका शेप कुछ ऐसा बनेगा बच्चों, एक ही प्लेन में 5 इलेक्ट्रॉन पेयर रहेगा, एक ऊपर और एक नीचे, दैट इज पेंटागन, एक पिरामिड ऊपर बनेगा और एक पिरामिड ऐसे नीचे बनेगा, तो दिस शेप इज पेंटागन बाई पिरामिड। क्या शेप बनेगा बच्चों, इसका शेप बनेगा पेंटागोनल बाई पिरामिड। क्या शेप है इसका बच्चों, इसका शेप है पेंटागोनल बाई पिरामिड शेप, पेंटागोनल बाई पिरामिड शेप यू विल गेट फॉर दिस पर्टिकुलर, राइट, पेंटागोनल बाई पिरामिड। इज इट क्लियर? ओके चलिए फटाफट इसको कॉपी करेंगे सब। ओके लेट्स सी द केमिकल प्रॉपर्टीज। तो जितने भी इंटर हेलोजन कंपाउंड्स है बच्चों, सारे के सारे कैसे नेचर में कोवेलेंट है, क्योंकि हेलोजन हेलोजन जुड़े हुए हैं, दोनों ज़्यादा ही इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, मतलब शेयरिंग ही होने वाला है। तो दे ऑल आर कोवेलेंट, दे ऑल आर डायमैग्नेटिक, मतलब सारे इलेक्ट्रॉन पैरिंग में है, कहीं भी आपको सिंगल इलेक्ट्रॉन दिखने वाला नहीं है, राइट। चलिए दे ऑल आर वॉलेटाइल सॉलिड और लिक्विड एक्सेप्ट ClF। ClF जो है बच्चों इट इज गैस एट 298 केल्विन टेम्परेचर, जो हमने आगे लिखा था। ClF इज द ओनली विच इज गैस एट रूम टेम्परेचर, बाकी सारे जो है वो वॉलेटाइल सॉलिड एंड लिक्विड है। चलिए नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज आर इंटरमीडिएट बिटवीन द कंबाइनिंग हैलोजन। जो दो हैलोजन कंबाइन हुआ है उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उनकी इंटरमीडिएट कुछ इंटर हैलोजन कंपाउंड की प्रॉपर्टी होगी, राइट। एंड द मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर हाई, द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर हायर देन एक्सपेक्टेड, राइट। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, X दैट इज इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, दे आर मोर रिएक्टिव देन द हैलोजन एक्सेप्ट फ्लोरीन। क्यों? क्योंकि इंटर हैलोजन कंपाउंड में जो दो अलग अलग हैलोजन के बीच का बॉन्ड होगा ना, वो कैसा होगा, वीक होगा। इंटर हैलोजन कंपाउंड में जैसे कि मान लो बच्चे, इफ देयर इज अ बॉन्ड बिटवीन क्लोरीन एंड फ्लोरीन, तो ये जो बॉन्ड है ना, दिस बॉन्ड इज वीक एज कंपेयर टू द बॉन्ड बिटवीन क्लोरीन क्लोरीन। So because of that, these interhalogen compounds are more reactive, but they are less reactive than fluorine. Fluorine is maximum reactive, because fluorine में वो inter electronic repulsion था, that makes the fluorine very reactive. But fluorine के सिवाय बाकी सारे interhalogen compound जो है, okay, वो fluorine के सिवाय बाकी सारे halogen से ज़्यादा reactive है. So interhalogen compounds are more reactive than the respective halogen except fluorine. चलिए अब ये एक पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम द इंटरहैलोजन। जब आप इंटरहैलोजन कंपाउंड का पानी के साथ रिएक्शन कराओगे, व्हेन दे विल हाइड्रोलाइज, यू विल गेट 2 टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स और 2 टाइप्स ऑफ आयन। जो छोटी साइज का होगा ना, वो हैलाइड बना लेगा। चेक इट आउट, X छोटी साइज का है, वो हैलाइड बना लेगा।
हर एक टाइप के इंटर हैलोजन कंपाउंड में जो छोटी साइज का है वो हैलाइड बना लेगा, और जो बड़ी साइज का आयन है ना बच्चों, बड़ी साइज का जो आयन है ना, राइट, वो अलग अलग टाइप के आयन बनाएगा। जैसे कि अगर XX डैश है तो बड़े टाइप का जो हैलोजन है, बड़े साइज का जो हैलोजन है वो बनाएगा बच्चों HOX, ओके। और अगर आप H को निकाल लो तो बाकी बच्चा जो आयन है ना OX माइनस, उसे हम कहेंगे हाइपोहैलाइट। क्या कहेंगे उसको? हम हाइपोहैलाइट कहेंगे, और वी विल कॉल हाइपोहैलाइट। जैसे कि इफ इट इज NaClO, क्या कहेंगे इसको? सोडियम हाइपोक्लोराइट। दिस काइंड ऑफ द आयन विल बी फॉर्म, राइट। चलिए, इफ इट इज XX-3 तो ये X तो हैलाइड ही बनाने वाला है, पर ये जो X है ना, ये X अब क्या बनाएगा बच्चों? ये X अब बनाएगा आपका HOXO, दैट इज हैलाइट आयन। H को निकाल दो बच्चा, XO2 माइनस, दैट इज हैलाइट आयन। जैसे कि NaClO2, इसे हम और कुछ नहीं कहेंगे, सोडियम क्लोराइड कहेंगे। ये जो सॉल्ट है ना Cl2 माइनस, उसे कहेंगे सोडियम क्लोराइट, वी विल कॉल दिस सोडियम क्लोराइट, ओके। इफ इट इज XX-5, X डैश अभी भी वही बनाएगा, छोटी साइज का है, तो बड़ी साइज का जो हैलोजन है यहाँ भी वो बनाएगा अब HOXO2, और उसका जो आयन है ना, यू कैन सी इट इज XO3 माइनस विच इज कॉल्ड एज हैलेट। सो इफ इट इज NaClO3, इसे हम कहेंगे सोडियम क्लोरेट, हैलेट। क्लोरीन है तो क्लोरेट, ब्रोमीन है तो ब्रोमेट, आयोडीन है तो आयोडेट, यू कैन कॉल इट लाइक दिस, राइट, ओके। एंड इफ इट इज XX-7, तो ये जो X है ना वो बनाएगा बच्चों पर हैलेट। क्या बनाएगा वो? पर हैलेट, दैट इज HOXO3। इसका भी आप H को निकाल दो, जैसे ही आप H को निकालोगे बाकी क्या बचा? XO3 बचा, XO4 माइनस बचा, एंड दैट इज पर हैलेट। जैसे कि NaClO4, इसे हम कहते हैं सोडियम पर क्लोरेट। तो याद रखना बच्चों, जो आयन है वो याद रखेंगे हम, ओके। जो XO माइनस है, राइट, जो XO माइनस है वो कौन सा आयन है? XO माइनस इज हाइपोहैलाइट, XO-2 इज हैलाइट, XO-3 इज हैलेट, XO-4 इज पर हैलेट, राइट। हैलाइट आपको मिलेगा XX डैश में से, सॉरी, हाइपोहैलाइट आपको मिलेगा XX डैश में से, हैलाइट आपको मिलेगा XX-3 में से, हैलेट आपको मिलेगा XX-5 में से, एंड पर हैलेट आपको मिलेगा XX-7 में से, राइट। चलिए बात करेंगे उसके यूजेस के बारे में। इंटर हैलोजन कंपाउंड के यूजेस क्या है? तो दे आर बेसिकली यूज्ड एज अ नॉन एक्वियस सॉल्वेंट, दे आर वेरी गुड फ्लोरिनेटिंग एजेंट। Chlorine trifluoride and bromine trifluoride, they are used for production of the UF6 in enrichment of the uranium-235। तो यूरेनियम का जो ओर होता है उसके अंदर दो टाइप के आइसोटोप्स होते हैं, यूरेनियम-235 एंड यूरेनियम-237। जो रेडियो एक्टिविटी या जो फ्यूल की तरह यूज होता है वो यूरेनियम-235 है, ओके। और उसका प्रपोर्शन बहुत ही कम होता है। तो यूरेनियम के ओवरऑल क्वांटिटी या ओवरऑल ओर में से अगर यूरेनियम-235 को सेपरेट करना है ना, सो वी विल यूज दिस ClF3 एंड BrF3। ये क्या करेंगे? यूरेनियम-235 को फ्लोरिनेट करके UF6 बनाएंगे, एंड दिस UF6 इज वोलेटाइल कंपाउंड। दिस UF6 इज वॉलेटाइल कंपाउंड, दैट मीन्स जितना भी यूरेनियम-235 होगा वो सारा UF6 के फॉर्म में इवोपोरेट हो जाएगा, एंड लेटर ऑन इट इज सेपरेटेड, ओके, एंड द प्योर यूरेनियम-235 इज ऑब्टेन, ओके। चलिए, तो यहाँ पे बच्चों आपका ग्रुप नंबर 17 जो है वो कंप्लीट होता है। जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो हम करेंगे ग्रुप नंबर 18, ओके।